कि विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है, बौखला गए। कोई बड़ी चीज होने वाली है जो उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले आएगी और अचानक। ये एक ऐसी पार्टी है जो हर समय वॉर मोड पर रहती है, हर समय युद्ध का मतलब चुनाव है। नितिन नवीन, बीएल संतोष, और सामने कौन होगा कि सबसे ज्यादा सांसद तोड़ने का जो ग्रीन फील्ड है, जहां पे लगता है कि कुछ भी उखाड़ के लिया जा सकता है, वो समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक दहशत पैदा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य जितनी भी पार्टियां हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है। जो बंगाल में नहीं हुआ, जो बिहार में नहीं हुआ, वो यूपी में हो जाएगा, कि कुछ भी नहीं छूटेगा। तो भाजपा को अगर हराना है तो आपस में झंझट बुलाना है। बड़ी सीधी सी बात है। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि जिस नेता को अपने बाथरूम से, अपने तौलिया से, अपने बेडशीट से, अपने बेडरूम से, अपने किचन से, अपने खाने से, अपने बाल्टी से, अपने लोटे से, अपने परिवार से, अपने बालकनी से, अपने लॉन से, अपने वातावरण से प्यार होगा, वो नेता नहीं बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगले 2 दिन बैठेगा और लक्ष्य और मिशन एक है, 2027। तो बात हम आज मनोज जी से करेंगे कि क्या कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या करेगी कांग्रेस और कहां जाएगी बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चलती है, हमेशा आगे चलती है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर आज से 3 महीने पहले अपना पहला सर्वे मंगा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि किस विधानसभा से वो आखिरकार किसको टिकट देने जा रही है। कई कई जगहों पे 3-3, 4-4 लोग, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, कुछ दरी बिछाने वाले भी हैं, कुछ प्रभावी हैं और कुछ दूसरी पार्टियों से भी आ रहे हैं। उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा चुकी है कि इनको कितना वोट मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म तो आप समझते ही हैं। यहां पर कहने को वॉर रूम नहीं है। यह वॉर रूम सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं बनता। यह एक ऐसी पार्टी है जो हर समय वॉर मोड पर रहती है, हर समय युद्ध लड़ना है। हर समय युद्ध का मतलब चुनाव है, जिसको जंग मानकर जीतने की तैयारी करते हैं ये। आप गौर करिए बिहार, आप गौर करिए बंगाल। लगा था कि क्या होगा, धरती कांप जाएगी, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, लेकिन वहां पर संगठन को पहले से ही भेजा। और आ कौन रहा है? नितिन नवीन, बीएल संतोष, और सामने कौन होगा? 52 लोगों की वो फ्रेश टीम जो अभी गठित कर दी गई है, जिसमें कोई सिफारिश चली नहीं, किसी की भी सिफारिश नहीं चली। खुद अध्यक्ष पंकज चौधरी वो किनारे हो गए। जिसको बताया वो नहीं बने, जिनको नहीं चाहते थे वो बन गए। कई बार तो मैंने देखा है कि दिल्ली की भी नहीं चली है। सुनील बंसल के बड़े करीबी थे, वो नहीं है इस पूरी टीम में। उन्होंने क्या सोचकर एक नई संरचना रची है, जैसे कि अब बंगाल और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल जीतना ही जीतना है जाके। इसलिए वो हमेशा वॉरफुट पर रहते हैं, और उस वॉरफुट रहने का नतीजा ये है कि आप देखिए, मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में हम सब चुनाव के मूड में आ चुके होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चुनाव के मूड में है। बंगाल में चुनाव की काउंटिंग चल रही थी, वोटों की काउंटिंग चल रही थी। लग रहा था कि ममता बनर्जी गई, लेकिन छापा पंजाब में, छापा पंजाब में, वहां की जरूरत तैयारी शुरू, वहां की तैयारी शुरू। ताबड़तोड़ 7 सांसद तोड़ लेना। टीएमसी की तो मतलब उन्होंने छिलके छिलके प्याज कर दिया उसको। टीएमसी या तो अंडे खा रही है या भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, यही 2 काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को भोपू बनाकर लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि 20 सांसद हमारे पास हैं, 21 सांसद हमारे पास हैं। और गौर करिए, एक राष्ट्रीय चैनल ने एक वीडियो बनाया है कैरिकेचर का, जिसमें हर किसी से पूछा जा रहा है
कितने आदमी थे? बोले साहब मैंने 7 तोड़े। और तुमने? मैंने 6 तोड़े। फिर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो योगी जी के वेश में कार्टून है, उनसे पूछ रहे हैं तुम कितने तोड़ोगे? बस यहीं पे वो कार्टून खत्म हो रहा है। मैसेज है कि सबसे ज्यादा सांसद तोड़ने का जो ग्रीन फील्ड है, जहां पे लगता है कि कुछ भी उखाड़ के लिया जा सकता है, वो समाजवादी पार्टी है। बहुत लोग मर्मरिंग है, बड़ी चर्चा है इस बात की कि ये सांसद टूट सकते, ये हो सकते, और प्रियंका चाचा की बात सुनी जाए तो ये लगता है यहां पर बैठकर जब आकर बीएल संतोष और नितिन नवीन नई टीम के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो सबसे पहले उनको बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, किस मोड में रहना है, किसकी सुननी है, किसको कहनी है, कहां रिपोर्ट करना है। तो ये एक बड़ा फेरबदल है, एक बड़ी तैयारी है, और यहीं से हो रहा है श्री गणेश भारतीय जनता पार्टी का। आपने कहा कि वार मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी। कल जो नितिन नवीन आएंगे, बीएल संतोष आएंगे, उसके लिए तैयारी पिछले 4 दिन से चल रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बीएल संतोष और नितिन नवीन का कैसे भव्य स्वागत होगा, इस स्वागत के जरिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 का आगाज करना चाहती है। जगह जगह पोस्टर, बैनर, लोगों को लगाना, विधायकों को लगाना, सभासदों को लगाना, पार्षदों को लगाना, कार्यकर्ताओं को लगाना, पूरे संगठन को लगाना, 52 की टीम को लगाना, और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक दहशत पैदा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य जितनी भी पार्टियां हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक तौर पर जिस तरीके से खेलती है, मनोज जी, मनोविज्ञान को वो पढ़ती है और मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने विपक्षियों पर छा जाती है। उसी छाने की तैयारी है। और आप चले जाइए एयरपोर्ट साइड, आप चले जाइए आलमबाग, आप चले जाइए हजरतगंज, आप चले जाइए नहरिया, आप चले जाइए चारबाग, जगह जगह स्टॉल लगने शुरू हो गए, पोस्टर लगने शुरू हो गए, बैनर लगने शुरू हो गए। और कल जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, उसके बीते हुए कल में पंकज चौधरी और धर्मपाल ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उस बैठक में लखनऊ के सभी विधायक, एमएलसीज, पार्टी के पदाधिकारी, महानगर के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और संगठन के सभी लोग बैठे थे। सभी लोगों को जिम्मेदारी इस बात की दी गई कि मिशन 2027 की तैयारी आज से ही शुरू करके इस बात को दिखा देना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है दोस्त, अभी तो अमित शाह आए ही नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी का यहां पदार्पण ही नहीं हुआ, अभी तो हमारा अभी चल रहा है सब। तो ऐसे में कल की तैयारी आपको बता दूं कि जितने भी विधायक हैं उनको एक एक जगह पे स्पॉट दिया गया है। कोई नहरिया पे खड़ा है, कोई एयरपोर्ट पे खड़ा है, कोई हॉलिडे इन पे खड़ा है, तो कोई आलमबाग में खड़ा है, कोई आलमबाग के बस अड्डे पे खड़ा है, तो कोई चारबाग में है, तो कोई आपको केकेसी पे मिल रहा है, कोई आपको मिल रहा है जो बापू भवन है, कोई भारतीय जनता पार्टी के का जो दफ्तर है विधानसभा के पास, वहां अपनी सारी व्यवस्थाएं लगाया है। और सबको व्यवस्थित तरीके से कह दिया गया है कि फूल मालाओं के साथ साथ एक थीम तैयार करो। थीम होगा पीडीए का, थीम होगा किसी स्किल इंडिया का, थीम होगा यूपी के विकास का, थीम होगा इन्वेस्टर समिट का, थीम होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक स्टॉल लगाया हुआ है। सभी विधायकों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है और सबसे यह कहा गया है कि हल्का नहीं होना चाहिए। रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जब एयरपोर्ट से रोड शो के जरिए हॉलिडे इन से निकलते हुए नहरिया, आलमबाग, चारबाग, केकेसी होते हुए, बापू भवन होते हुए जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेगा तो तमाम फूल मालाओं के अलावा जो भी स्वागत की तैयारियां इस देश में, इस धरती पर हो सकती हैं, वो सारी तैयारियां। और मनोज जी जानते हैं क्यों? हम लोगों की तरफ एक कहावत है, मारने से ज्यादा हदसाने का तरीका आना चाहिए। मारोगे तो तब तो मार दिया तुमने, हाथ से निकल गया, वो जान गया विपक्षी की अब क्या, इससे अधिक क्या करोगे, उसको हदसा दो।
इतना डरा दो, इसको इतना धमकी दे दो, इतना भभकी दे दो कि वो ऐसे ही उसका पजामा पतलून जो है गीला हो जाए। इस स्वागत के जरिए भारतीय जनता पार्टी आला कमान के स्वागत के जरिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 कैसे लड़ने जा रही है, इस बात को वो कल दिखाना चाहती है, परसों दिखाना चाहती है, कि ताकि ये जो जितने तैयारियां कर रहे हैं, और मेरे पास जानकारी है सर कि विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है, बौखला गए हैं, निश्चित रूप से बौखला गए हैं। और कल देखिएगा, कल हम और आप जब बात बतंगड़ करेंगे तब तक सारा दृश्य लोगों के सामने होगा और एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती कैसे। और सवाल मेरा यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसको सत्ता में बने रहने का अपनी चेष्टा है, तो ऐसे में सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आपकी सारी बातों में मुझे एक बात समझ में आती है कि बहुत जबरदस्त हदसाने की तैयारी है। जो पूर्वांचल की तरफ के नहीं है उनको बताया कि भभकी देने का तरीका, डरा देने का तरीका, गरीब बाप रे जलजला आ गया। इसको ऐसे मान लीजिए कि जब कोई नाजुक घड़ी होती है तो पुलिस जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च करता है, वो जो फ्लैग मार्च करता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हारे मन में भी जरा सी किसी हरकत का पॉइंट भी आ रहा है तो खामोश होकर बैठ जाओ। यहां पे एक पॉइंट आपसे कहना चाहता हूं कि जब संगठन के पास जिस सूबे में सरकार होती है वहां पर अपने आप कार्यकर्ता की भीड़ भी होती है, वहां पे कार्यकर्ताओं को लाने के साधन भी होते हैं, बहुत बढ़िया। वहां पर कार्यकर्ताओं के जुटान से लेकर मेहमान के स्वागत तक की पूरी व्यवस्था होती है। यही भीड़ अगर आज आप सोच लें कि कांग्रेस यहां कर लेगी तो हो सकता है राहुल गांधी के किसी रोड शो में इतनी भीड़ हो जाए, लेकिन आप सोचें कि इतनी जुटान कांग्रेस यहां कर लेगी तो फिर आपको जाना पड़ेगा साउथ। आप साउथ जाएंगे तो साउथ में सत्ता का वो जो लहर, जो भीड़, जो हदस, जो डर, जो माहौल है वो आपको कांग्रेस के लिए दिखेगा। तो ये सरकार हमेशा संगठन के लिए इंतजामातों का एक इंतजामिया कमेटी होती है एक तरीके से, वो व्यवस्था को देख के डराने धमकाने की जो कोशिश है, वो डराने धमकाने से किसी समाजवादी पार्टी या किसी कांग्रेस या किसी मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों में कहीं कमजोर नहीं हो जाती। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी थी दिल्ली में, ऐसे ही भारतीय कांग्रेस थी दिल्ली में। शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली को दिल्ली कर दिया, लेकिन एक नई नवेली, नए लड़कों की, नए लोगों की एक पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, और सच में झाड़ू से साफ कर दिया था, झाड़ू से साफ कर दिया था भाई साहब। कोई बचा नहीं था विपक्ष के नाम पर, कोई विपक्षी नहीं था। उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती। देखिए, पंजाब में भी चुनाव है साइमल्टेनियसली, उत्तराखंड में भी बिल्कुल उसी वक्त चुनाव है, लेकिन आपको सब लोग किस तरफ दिखाई दे रहे हैं? सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हमेशा से लाजिम रहा है, हमेशा से एक बड़ी चीज रहा है। खुद प्रधानमंत्री यहां से हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फर्टाइल लैंड है। 2 बार की, तीसरी बार की सरकार हो जाएगी इस बार। तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनके पास बेल्ट है, उनके पास शील्ड है, वो जीत चुके हैं, वो कुश्ती, वो चुनावी कुश्ती वो जीत चुके हैं। अब जीतने की बारी, सबसे बड़ी कोशिश समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस चाहती है कि वो मिलकर समाजवादी के साथ लड़ ले। उधर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, 2-3 सभाएं कर चुकी हैं, लगभग दलित, पिछड़े और अगड़ों के साथ वो मीटिंग्स कर चुकी हैं। अगड़ों के लिए और खासकर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने एक फिर से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया हुआ है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने तय कर रखा है कि पीडीए के फार्मूले पे ही कांग्रेस और सपा हाथ मिलाकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो इनकी अपनी ये मीटिंग है। नो डाउट विनिंग चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और एक्चुअली चैंपियंस ही नहीं है,
उनका अश्वमेध यज्ञ आगे बढ़ता जा रहा है, घोड़ा जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तभी तो 2-2 3-3 बार की सरकार बन रही है। तो हां, ये परसेप्शन तो बनता है, परसेप्शन बनता है कि हाँ भाई ये वॉर मोड वाली पार्टी है, वॉर फुट पे हमेशा लड़ती रहती है। साबित तो विपक्षियों को करना है, लिहाजा मुझे लगता है कि ये एक अलग जोन है, लेकिन ये पार्टियां भी अपने आप को अंदर से तैयार कर रही हैं। ये अपने पत्ते बाद में खोलेंगी। ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से टीएमसी, यूबीटी और माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी या उत्तर प्रदेश में सांसद तोड़ने और ऑपरेशन लोटस का जो एक मसला बनाया जा रहा है, जिसको ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तैयारी छोटी उस दिन पड़ जाएगी, विपक्ष की भी तैयारी ये छोटी उस दिन पड़ जाएगी जिस दिन ये जो लोग सांसद तोड़े जा रहे हैं, इसके पीछे का जो मैसेज है, ये कोई एक बड़ी चीज लाने वाले हैं, जिसको आज की तारीख में आप कह सकते हैं डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन का इस बार तो मुझे कोई उपयोग नजर आ नहीं रहा है। दूसरी बात हुई महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण वाला बिल पहले हो चुका है। तीसरी बात एक चीज समझ में आती है कि क्या इनके दिमाग में कुछ बड़ी चीज चल रही है जो ऐन चुनाव के समय ऐसे फोड़ दी जाएगी, तभी तो संख्या पूरी करी जाएगी। आपने बात सही कही। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए ये शांति ये है, तोड़फोड़ यूं है ही नहीं। ना, इस तोड़फोड़ के पीछे व्यवस्था चल रही है, ये लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं जो यस का बटन दबाएंगे, ताकि नो की संख्या कम पड़े और यस की संख्या ज्यादा हो। और वो आज का ये बात बतंगड़ आर्काइव कर लिया जाए, उस समय बिल्कुल चुनाव के लगभग आसपास, जैसे बिहार चुनाव के ठीक पहले लाकर महिला आरक्षण वाला मसला फोड़ा गया, जो बंगाल में आपके काम भी आया। इन सबको देखते हुए लगता है कि एक बड़ा हाई वोल्टेज पैकेज, जिसको लेके सनसनी, सन्नाटा, ड्रामा होने जा रहा है। जाति जनगणना भी आया, जाति जनगणना बिहार से पहले जाति जनगणना आया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बंगाल से पहले महिला आरक्षण वाला आया। ठीक बात है, जाति जनगणना आया। कोई बड़ी चीज होने वाली है ब्रजेश जी, ये चीज हम लोग डिकोड करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। कोई बड़ी चीज होने वाली है जो उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले आएगी, और अचानक आपको तय करना पड़ेगा कि अरे इसने तो स्पिनर लगा दिया। मैं मनोज जी आपको तो फिरकी से करना, मनोज जी मैं आपको बताऊं कि सोर्सेज से, उच्च पदस्थ सूत्रों से मेरे पास पुख्ता जानकारी है, लेकिन वैसे ही मैं बोलने से बच रहा हूं जैसे बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर पे बोलने से बचा। कि इस बात पे हम नहीं कहेंगे वो बड़े लोग हैं, बड़ी बात कर रहेंगे, तो हम अभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि मेरे पास ये जानकारी है क्या होने वाला है, और ये अभी बात बतंगड़ खत्म होगा तो चाय पर जब हम लोग बैठेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा इस बात को। अभी स्क्रीन पे इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो अभी थोड़ा अध पका है, लेकिन पक्का वही है जो मेरे पास है, वही। इसीलिए और उसी का इशारा आप भी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा अभी ये सारी रणनीति, ये सारी तैयारी सपा, बसपा, कांग्रेस की जो भी हो रही होगी, वो तैयारी अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर आकर कुछ ऐसा फूटेगा कि एकदम से आपको लगेगा ये क्या हो। अच्छा, दूसरी बात आपने अभी कहा कि जो सत्ता में है, साधन है, संसाधन है। भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव यूपी में ऐसे लड़ने जा रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। मतलब जो बंगाल में नहीं हुआ, जो बिहार में नहीं हुआ, वो यूपी में होने जा रहा है। अरे क्या बताएं, अब आप समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए इसमें कोई दो राय, जानते हैं क्यों? अभी आपने कहा ना कि सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है। साहब धन ही नहीं है इनके पास, संसाधन ही नहीं है। आपने सिंपली आपने मुझे बीच में टोका, तो मैं चुप हो गया। मैं कहने ही जा रहा था कि ये चुनाव पैसे का वो खेल होगा, वो रेल होगा
कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कांग्रेस, सपा और बहुजन समाज पार्टी इतना पैसा लाएगी कहां से। इनके पास है ही नहीं, आपको मैं बताऊं। और थोड़ा मोड़ा नहीं, पासंग में भी नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भाजपा से लड़ना आसान नहीं है, हमारे पास साधन संसाधन धन नहीं है, कहा था। हाँ। याद है ना? हाँ। बंगाल चुनाव की हार के हाँ, बाद हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा। ऑन रिकॉर्ड कहा था। अरे अभी उन्होंने वो कहा है कि आप हमको वो दे दीजिए, सहयोग राशि मांगी उन्होंने। मांगी है वो। आप समझिए कि सर क्या मैं बताऊं आपको। अच्छा, क्या तैयारी हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड। मैं कल एक नेता के पास बैठा था और उन्होंने जब मुझे बताया, मेरी ये चश्मे से आंखें बाहर निकल गई। हमने कहा अरे बाप रे बाप। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपको लगता है क्या, मुझे लगता है कि ये चुनाव फ्रीबीज पर भी होगा। ये चुनाव मुफ्त चीजें देने की बात, वायदों से भरा हुआ होगा। सर अगर इसी में रोक रहा हूं, फ्री बीज तो सबने दिया होगा, हर प्रदेश में दिया होगा। और ये बात बतंगड़ रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको डिकोड करेंगे उस दिन जिस दिन फ्री बीज का ऐलान होगा। मैं वही कह रहा हूं, ऐसा होगा न भूतो न भविष्यत होगा। वही मैं कह रहा हूं। पिछली बार वही मेरी बात, और खासकर महिलाओं को लेकर बहुत काटते हैं आप हमारी बात ही कंप्लीट नहीं होने देते। मैं फ्रीबीज लाया, आपने फ्रीबीज लपक लिया। मैं लाया कि भाई वो बहुत बड़ा काम करने जा रही है, इसलिए संख्या बल बढ़ा रही है अपना, हर जगह तोड़फोड़ सांसद तोड़ रही है, आपने वो भी तोड़ लिया बीच में। फिर लोग कहते हैं कि तो खैर, फ्रीबीज पे आता हूं, ये तो हंसी मजाक चलता ही रहेगा। ये जो फ्रीबीज का मुद्दा पिछली बार कांग्रेस ने फेंका था कि लाख रुपए खटाखट, सटासट, फटाफट, आपको लगता है कि कांग्रेस वो फ्रीबीज फिर लेके आएगी? इनके मान का नहीं है। इनके मान का नहीं ना। क्या समाजवादी, इनके मान का नहीं है। क्या समाजवादी अरे पार्टी, मैं तो आपके नाम से पहले ही बता दिया, इनके मान का नहीं है। नहीं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी ये कह दे, हाँ, इनके मान कि का हम नहीं। किसानों को हाँ, मुफ्त बिजली देंगे। नहीं मुफ्त नहीं, ये पूरा कह दे कि प्रदेश को ही मुफ्त कर देंगे, मान का नहीं है। बता रहा हूं, बहुत कन्विक्शन के साथ बता रहा हूं। कल मैं जो सुन के आया हूं ना, मैं बता दूंगा तो मतलब क्या बताऊं, हड़कंप मच जाएगा। अच्छा देखिए, आप सुनने जाते हैं लेकिन हम अंदर की बात भी हम भी ले आते हैं, है ना? तो मान के नहीं है सर, मैं बता रहा हूं आपको, मान का नहीं है। ले आए, मैनिफेस्टो आ जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उस दिन किया जाएगा। चलिए आज एक हाइपोथेटिकल चर्चा करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के एक वोटर को, चाहे वो गरीबी रेखा का नीचे हो, चाहे वो हायर टैक्स पेड हो, अगर हम उसको बिजली मुफ्त कर दें तो क्या होगा? वो वोट दे देगा। अच्छा, वही मुफ्त कर पाएंगे खाली? हम लोगों की तरफ कहा जाता है कि वचनम किम दरिद्रतम। वचन में दरिद्रता क्यों? नहीं, क्या क्या फ्री हो सकता है? बिजली फ्री हो सकती है। अच्छा सर, एक फिर टोक रहा हूं। अच्छा सर, ये बताइए, वो हमारा कैमरामैन है, ठीक, आप पहने हैं 200 रुपए का शर्ट, ठीक, अब मैं पहना हूं 5000 का शर्ट, ठीक, और आप कहें बेटा घबराओ नहीं, मैं तुमको ऐसा शर्ट दूंगा कि 1 लाख का होगा, एकदम वो वाला होगा। हाँ चलिए, तो वो विश्वास ही तो नहीं करेगा। अब मैं कहूंगा कि बेटा घबराओ नहीं, मैं तुमको दूंगा, शर्ट दूंगा, अच्छा दूंगा, बहुत बढ़िया, 2-3 हजार का अच्छा शर्ट दूंगा। तो जब वो देख रहा है ना, वो समझ रहा है कि इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है, और वो वाला भी कह रहा है कि देगा, तो वो दे चुका है और देगा, और वो सक्षम है तो मान लेगा। वो सरकार में आएंगे तो देंगे ना, खजाने पर लोड होगा। तो खजाने, चाहे भाजपा दे दे, तो भाजपा कहां से दे देगी? अपनी पार्टी फंड से दे देगी। सरकार में आएगी तो सरकारी खजाने से देगी। हाँ भाई, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, क्या घर से बांटे थे? सरकार से बांटे थे। भारतीय जनता पार्टी आएगी, लाडली बहन योजना, फलानी बहन योजना लाते हैं, तो क्या ये अपने जेब से देते हैं? नहीं, सरकारी खजाने पर उसका लोड होता है। मुफ्त बिजली अरविंद केजरीवाल दे रहे थे 100 यूनिट तक, तो क्या अपने पैसे से दे रहे थे? सरकार के पैसे दे रहे थे। लोड होता है। कांग्रेस अगर कहती कि 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जमा करेंगे, तो क्या वो कांग्रेस अपनी जेब से दे रही है? कांग्रेस का तो जो खटाखट फटाफट वाला था, जैसे ही रिजल्ट निकला और नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसी कांग्रेस दफ्तर में मैं चला गया था देखने, तो महिलाएं आई,
तो हमने कहा क्या हुआ, फॉर्म भरना है। तो फॉर्म किसके लिए भर रही हैं? वो फटाफट वाला मिलेगा ना जो राहुल गांधी बोले। मेरा आज भी वीडियो बहुत वायरल है। हाँ। मैंने पूछा कि फटाफट की क्या मिल रहा है, तो बोले वो राहुल जी ने बोला है ना। हमने कहा राहुल जी तो सटासट चले गए। नहीं, वो तो सरकार आने पे था ना, सरकार आने पे था। वही तो हमने कहा कि राहुल जी तो सरकार में आए नहीं, सटासट करके चले गए। मुझे लगता है करीबन 80 करोड़ लोगों को इस देश में भोजन मिल रहा है, हाँ, अनाज मिल रहा है, ये मिलता रहेगा। हाँ। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। एक चीज हो सकती है कि बिजली मुफ्त हो सकती है, हाँ, कोई भी पार्टी कर सकती है, भाजपा भी कर सकती है। हाँ। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में अभी भी, अगर वो देना शुरू कर दिया तो बड़ा खेल हो जाएगा। वो है एक हैंडसम बेरोजगारी भत्ता। हाँ, अगर वो बेरोजगारी भत्ता हाँ, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 या जो भी है, अगर वो तय कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति हाँ, ग्रेजुएट होने के बाद बेरोजगार है, देखिए राइडर तो लगाएंगे, वो ऐसा करेंगे नहीं कि 8वां भी नहीं पढ़े होंगे और आपको 25,000 रुपये देंगे। ग्रेजुएट होने के बाद, या मान लीजिए 12th होने के बाद, अगर व्यक्ति किसी उसमें लगा हुआ है लेकिन बेरोजगार है, हाँ, उस व्यक्ति को हम इस स्लैब के हिसाब से 12th है तो 15,000, ग्रेजुएट है तो 20,000 और पोस्ट ग्रेजुएट है तो 35,000 रुपए आपको बेरोजगार भत्ता देंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई फ्रीबी हो नहीं सकता इलेक्शन में। किसी को खाते में 50,000 देना है या 10,000 देना है या 20,000 देना है, एक अलग बात है, खाते में देना। बेरोजगारी भत्ता इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड हो सकती है कि जो आदमी कमा नहीं रहा है, नौकरियां हैं नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां इतनी सी हैं। एआई के आने के बाद जिस तरीके से रिंट्रेंचमेंट हुए हैं, ग्लोबल मंदी के बाद, ईरान युद्ध, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर जो स्लो डाउन आया है, चीजों की कमी पड़ी है, उसको देखते हुए लोगों से रोजगार छीन भी रहा है। बहुत बड़ी बड़ी संख्या में अमेज़न, ब्लैकस्टोन, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशी हैं, वो निकाल रही हैं लोगों को। देशी कंपनी तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में अगर बेरोजगार भत्ता आता है और एक हैंडसम अमाउंट में आता है, तो मुझे लगता है वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। एंड नाउ मास्टर स्ट्रोक इज नॉट फॉर नरेंद्र मोदी और बीजेपी, फॉर एनीबडी। जो भी व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता देने के स्लैब घोषित करेगा, मुझे लगता है फ्रीबीज के इस इलेक्शन दौर में, क्योंकि अब फ्रीबीज का इलेक्शन हो गया है, फ्रीबीज के इस इलेक्शन दौर में वो आदमी तुरुप का पत्ता खेलेगा। ये आवाज तो आपकी जाएगी, अखिलेश जी भी सुनेंगे, राहुल जी भी सुनेंगे, और सरकार वाले तो सुन ही रहे हैं। हो सकता है इन्होंने योजना बना रखी हो, चुनाव के वक्त कहेंगे। आपने कहा ना कि बिजली फ्री कर देंगे। हाँ। भाजपा वाला बिजली फ्री करके घर में टुल्लू भी लगा देगा। अच्छा, मुझे एक चीज और समझा दीजिए। बिजली फ्री ले जाओ और घर में टुल्लू पंप भी ले जाओ। मुझे एक चीज समझा दीजिए, ये जो बिजली फ्री है तो मतलब बिजली खपत का खर्च फ्री है या बिजली ही फ्री है? पूरी कर देंगे जो चाहिए। सत्ता चाहिए उनको, सत्ता वापसी चाहिए। और टैक्स तो दे ही रहे ना आप। आपको लगता है हमारे और आपके टैक्स से ये फ्री बीत जाता है, पता है ना? अरे हमारे और आपके टैक्स से सुनिए। हाँ। अब अगर इतनी सी बात है तो फिर ये भी सुन लीजिए। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देने के बाद जीएसटी देते हैं, हम जीएसटी देने के बाद टोल देते हैं, ठीक है? एक आम आदमी जो 100 रुपए कमा रहा है, असल में वो सिर्फ 42 से 47 रुपए कमा रहा है। बाकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में किसी को भी दे रहा है। ये बैठे हुए हमारे कैमरामैन साहब, ये हो सकता है आईटीआर में ना हो, इनकम टैक्स रिटर्न ना भरते हो, श्रेणी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे ही ये कोई दवा खरीदते हैं उस पर जीएसटी देते हैं। ये रास्ते में परेशान हो जाते हैं, भाजपा का कवर कर रहे हैं या सपा का कवर कर रहे हैं, पानी पिया इन्होंने तो उस पानी पे जीएसटी दे रहे हैं, इलाज कराने जाना है तो जीएसटी दे रहे हैं, किताबें बच्चों की खरीद रहे हैं तो जीएसटी दे रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष इनको पड़ रहा है। हम लोग प्रत्यक्ष हैं, हम इनकम टैक्स भरते भी हैं, वो टैक्स भी देते हैं, हमारे पास गाड़ी है, हम टोल भी देते हैं, हम जीएसटी स्टेट का भी देते हैं और सेंट्रल का भी देते हैं, खैर वो फार्मूला ही है।
हम मुश्किल से 42 से 47 रुपए कमा रहे हैं 30 दिन में, और कहने को हम 100 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा एक और भी बात होनी चाहिए ना, हाँ। कि हम बात तो कर रहे हैं बीजेपी की, तो हम बात ये करें कि भाई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अभी आपस में टिकटों के लिए लड़ाई लड़ रही है कि हमें कितनी सीट मिलेगी, हमें कितनी सीट मिलेगी। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि 200 सीट चाहिए, और समाजवादी पार्टी 50 सीट से ज्यादा वेस्टेज मान रही है कि आप जीत ही नहीं पाओगे। सही कर रही है। कर रही है, सही कर रही है, लेकिन बात जब आपस में गठबंधन का है, बीजेपी से लड़ना है, और आपस में ये अभी सीटों के फार्मूले को लेकर ही सहमत नहीं हुए और बयानबाजी चल रही है कि हम ममता बनर्जी बना देंगे, हम बंगाल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोनों तरफ से अगर चल रहा है तो आप समझिए कि ये तो ट्रैक पे ही नहीं है और उनकी गाड़ी चल दी भारतीय जनता पार्टी वालों की। वीरेश भाई, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या होगा उत्तर प्रदेश में 2027 का? विजय, कि वो सत्ता में फिर आ जाए, चौथी बार आ जाए, यही तो चाहते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य क्या होगा? कि वो सरकार में आ जाए। कांग्रेस का क्या होगा? कि वो सरकार में आ जाए, शामिल हो जाए। यही बसपा का भी होगा। तो इनको ये तय करना पड़ेगा, मैं तीनों विपक्षियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, सपा और बसपा, इनको ये तय करना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति, कोई दल अकेला भाजपा को हरा सकता है, जो कि नहीं हरा सकता है। इसलिए इन तीनों में से किसी दो को एक होना पड़ेगा, और दो को एक होकर भाजपा को हराना है। तो भाजपा को अगर हराना है तो आपस में झंझट बुलाना है। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि आपने इंडिया गठबंधन क्यों बनाया नेशनल लेवल पे? कि इसलिए कि आपको भाजपा को हराना है। सब पूरे प्रदेश में जितनी भी रीजनल पार्टी है सब एक मंच पे आती है, यार हमको मोदी को हटा देना है। लेकिन जैसे ही आप स्टेट्स में पहुंचते हैं आपस में लड़ने लगते हैं। तो अगर इनका लक्ष्य सत्ता पाना है तो इनका प्राइमरी लक्ष्य है कि भाजपा को हराना है। तो भाजपा को हराने के लिए इनमें से किसी दो को एक होना पड़ेगा वीरेश भाई। और अगर 10 सीट और 20 सीट के चक्कर में ऊपर नीचे में अगर ये फंसते हैं तो अभी लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2027 में सरकार रिपीट कर रही है। और आप ये देखिए ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों को आप देख रहे हैं, उनके दौरे देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी दिन भी वो लखनऊ में हैं ना, रोज कहीं ना कहीं दौरे पे। चेहरे तो वही है ना, योगी आदित्यनाथ से ही तो लड़ाई लड़नी है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में। हाँ, और राहुल गांधी को अगर लड़ाई लड़नी है तो जो भारतीय जनता पार्टी का फेस है वो जिले 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 साधन है, तो घूम रहा है तो उसका फायदा भी होगा। ये लोकार्पण, ये शिलान्यास, ये लोकार्पण, ये शिलान्यास, 1000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास, इतने हजार की सड़कें, इतने हजार की जो परियोजनाएं हैं, जनता के लिए ही तो है। भाषण, लोगों को संबोधित करना, लोगों से मिलना, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को मिलना। वहां जिस जिले में योगी आदित्यनाथ जाते होंगे पार्टी के नेता नहीं आते होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे। पार्टी के अध्यक्ष नहीं आते होंगे, बिल्कुल, पार्टी के विधायक नहीं आते होंगे। बिल्कुल। उनको अगर पार्टी के फेस हैं और पार्टी के नेतृत्व करता है योगी आदित्यनाथ, तो वो उन जिलों में जाके उनको कसते नहीं होंगे, बिल्कुल कसते हैं। उनके गुटबाजी को हटाते नहीं होंगे। हाँ, कि एक होके लड़ना है, ये गलती है, ये सही है, कर रहे हैं ना, जिले जिले घूम के कर रहे हैं ना। विपक्षी दलों में कहाँ है कोई घूम रहा है? इसलिए नहीं घूम रहा है, इसका कारण भी है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है भाई। सत्ता में आप होते हैं तो साधन से भीड़ भी इकट्ठा होती है। अगर अखिलेश यादव चले जाए, अभी घूमना शुरू कर दें, तो पूरा साधन, पूरी ताकत लगाना कि कितनी भीड़ इकट्ठा होगी। हाँ, भैया पे जवानी कुर्बान करने वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन क्या जवानी कुर्बान करने से ही सत्ता में आएंगे? क्योंकि वो तो 17 में भी जवानी कुर्बान कर रहे थे, वो जवानी 22 में भी कुर्बान कर रहे थे, उससे सत्ता में नहीं आने वाले। मुझे लेकिन एक चीज त्रासद लगती है, कि क्या लोकतंत्र जब बना होगा, जब संविधान लिखा गया होगा, तो क्या वो दिन देखने के लिए लिखा होगा कि जिसने जितना पैसा लगाया, जो जितना साधन संपन्न है, वही चुनाव जीतेगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं, वो जगह जगह जब जाते हैं तो पैन इंडिया उसके प्रचार और प्रसार का माध्यम क्या है? मीडिया और सोशल मीडिया, ये उसको बताती है। ये काम तो किसी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ भी होता है,
एक जाते हैं, बयान देते हैं, वो छपता है, दिखता है, सब होता है। हाँ, ग्राउंड जीरो पर जब कोई नेता पहुंचता है तो वहां के संगठन, वहां के सपोर्टर्स, वहां के कार्यकर्ताओं से उनका इंटरेक्शन होता है, और जैसे ही वो सभा खत्म होती है सब लोग अपने 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 इलाकों में चले जाते हैं और उस मैसेज को और कन्वे करते हैं कि जाइए, ये करना है, वो करना है, फला करना, डिबाका। लेकिन है तो ये त्रासद। उनका नाम बताइए, जो साइकिल से आते थे विधायक, धोबी जो थे, इनमें नाम अभी मैं बता दे रहा हूं हाँ, आपको। हाँ, वो आते थे हाँ, और एक आते हैं। हाँ, और इस बात, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा त्रासद है और ऐसे में कि पैसे वाले जीत रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से विधायक है अलम बदी, साइकिल से आते हैं, साइकिल से चलते हैं। बहुत ही तो क्या जनता उनको नहीं चुनती है? चुन रही है ना, विधायक है ना। तो क्या पैसा है उनके पास? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, 90 साल के आसपास हैं वो, और जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले, अगर पैसे वाले होते तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब प्रधानमंत्री हो गए होते। ये बात हुई ना, ठीक ये है, बात हुई। हाँ? पैसे के दम पर चुनाव लड़के मत दिखाओ। पैसे की बात करने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि जिस नेता को अपने बाथरूम से, अपने टॉवेल से, अपने तौलिया से, अपने बेडशीट से, अपने बेडरूम से, अपने किचन से, अपने खाने से, अपने बाल्टी से, अपने लोटे से, अपने परिवार से, अपने बालकनी से, अपने लॉन से, अपने वातावरण से प्यार होगा, वो नेता नहीं बन पाएगा। उसको प्रवास करना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा, उसको ये लालच ना हो कि हम अपने अगर बेड पे नहीं आए तो मुझे नींद नहीं आती। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि जो प्रवास करेगा, जो चलेगा, वही रहेगा। एसपी बघेल उनके पीएसओ थे, आप उनसे बात कर सकते हैं। कहते थे कि वो, हम लोग उनको कहते थे कि ये भूत हैं, भूत। कभी गाजियाबाद, कभी पड़रौना, कभी कुशीनगर में बैठे हैं, लाठीचार्ज हो गई। गाजियाबाद, दिल्ली में लाठीचार्ज हो गया। रातों रात चलो, टूटी हुई सड़कें हुआ करती थी और एम्बेसडर से चलते थे, एम्बेसडर से चल देते थे और रातों रात चल के कहीं फ्रेश हो लिया, कहीं खाना खा लिया, कहीं नहा लिया, कहीं हैंड पाइप चला के बाल्टी से खटखट खटखट नहा लिया, हैंड पाइप के नीचे बैठ के नहा लिया, कहीं सो गए, जो मिला कार्यकर्ताओं ने दिया खा लिया। न ब्रेकफास्ट होता है, न लंच होता है, न ब्रंच होता है, न डिनर। भाई ये जाने कि पेट भरा है कैसे। मैंने देखा राहुल गांधी को भी, कभी जब मायावती की सत्ता हुआ तो भट्टा परसौल जाना, ठीक है, सब करना। ये एक बार के करने से नहीं होगा। मैंने देखा है, निरंतरता बननी हो। देखिए कंटिन्यूटी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा मूव था। देखिए वो अच्छा मूव, कोई भी यात्रा अगर किसी ने भी की हो, चाहे वो चंद्रशेखर को चंद्रशेखर बनाने वाली यात्रा, उनकी कन्याकुमारी यात्रा हुई, चाहे मुलायम सिंह, जिस भी नेता ने यात्रा कर दिया, जिस भी नेता ने पद यात्रा कर दिया, पद मार्च कर दिया, वो नेता बन गया। मैं बिल्कुल छोटी सी चीज बता रहा हूं, यही वो मौका था जब राजीव गांधी यात्रा कर रहे थे, चुनाव आने वाले थे, राजीव गांधी यात्रा कर रहे थे। कानपुर में 12 देवी एक बड़ी जगह है, बड़ी जगह है, वहां से हमीरपुर रोड जो है उससे राजीव गांधी आ रहे थे। और मैं छोटा था और राजीव गांधी, मतलब आ गया हूँगा 10th में, कैसे भी आ गया हूँगा। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ दिया, तो वो श्री प्रकाश जायसवाल का कुर्ता पहने हुए थे, क्योंकि उनका कुर्ता भीग चुका था। श्री प्रकाश जायसवाल का कुर्ता। आपको मालूम है वो कौन सी तारीख थी? जब अगले दिन राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। तो पदयात्रा, मुझे लगता है कि वास्तव में जब एक लीडर पैरों 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 घूम रहा होता है तो अलमबदी होता है। तो वो धोबी साहब होते हैं जो साइकिल से चलते हैं। और मुझे लगता है इंडियन, भारतीय लोकतंत्र का जो बेहतरीन स्वरूप है वो वही है जिसमें गांधी ने यात्रा की। वो उसका दांडी यात्रा, ये यात्रा, आप देखिए साउथ में जाइए तो आपको 200-200 फीट के कटआउट दिख जाएंगे। यहां जो चुनाव 1 करोड़ का होता होगा, वहां वो चुनाव 10 करोड़ का होता है। तो साउथ में बता रहा हूं, एक बात केवल बता रहा हूं। मुझे लगता है कि इनमें नेताओं की दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है जनता को उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो फील्ड पर दौड़ रहा हो। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया योगी आदित्यनाथ का, ठीक है, जो फील्ड पर जाएगा वो लोगों से इंटरैक्ट करेगा, उसको कोई पोस्टर, उसको कोई कटआउट,
उसको कोई शान बगारी, उसको कोई तोरण द्वार, उसको कोई फूल मालाएं नहीं जिता सकती। जिता सकती है उसकी नीयत, उसका जनता से जुड़कर रहना और उसके पैरों के छाले। भाई लालू यादव मुलायम सिंह यादव कैसे बने? वैसे ही बने, ऐसे चल चल के बने। बिल्कुल चल और चल। मुलायम सिंह कहते थे कि भाई, जब वो कहते थे कि जो चलेगा वही रहेगा, वही रहेगा। मुलायम सिंह कहते थे कि भाई हमको अपने बाथरूम से प्यार नहीं होना चाहिए, हमें अपने बेडरूम से। बहुत लोग कहते हैं, अब हमारे पत्रकारों में ही कहते हैं कि हम अपने घर से चले जाते हैं तो हमको नींद नहीं आती है, बिस्तर हमारा छूट जाता है तो सपने आते हैं। तो घंटा पत्रकारिता करोगे? ठीक बात है। ग्राउंड जीरो पे घंटा जाओगे? तुम कोई मुख्यमंत्री हो कि तुमको चार्टर्ड प्लेन लगा हुआ कि यहां से जाओगे और बनारस उतर जाओगे, यहां से जाओगे झांसी उतर जाओगे और फिर 1 घंटे में खटाक से चले आओगे और फिर बेड पे सो जाओगे? तो यहीं रहो लखनऊ में, दिल्ली में, स्टूडियो में बैठ के और लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के और टाई वोई पहन लो और कोट वोट पहन लो। अब जनता को संबोधित करो। जनता क्यों भाग जा रही है ऐसे पत्रकारों से? जानती है कि इनके पास कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं, अरे यहाँ पसीना है, यहाँ पसीना है, यहाँ पसीना है, पूरा लथपथ है। अब कल हमको एक गौतम का करना था तो करके ले आए ना। ठीक बात है। 200 सीट बोले कि 200 सीट चाहिए। नहीं, आपने उसके एक दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी की नई पार्टी गठित जो संगठन गठित हुआ उसमें भी आपने किया। गए ना, तो करके आएंगे। तो जो हम और आप बात करते हैं तो ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, हवा हवाई की बात नहीं करते। अभी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ने वाली है, तो मैं रात में बैठा था। तो बैठोगे तो जानकारी होगी। बैठोगे, पहले के पत्रकार खबर निकल गया। पहले पत्रकार क्या करते थे? ऑफिस बैठते थे तो जानकारी, खबर निकाल के लाते जाते थे। तो इसी तरह से, जिस तरह से पत्रकारिता का क्षरण हुआ है, उसी तरह से नेतागिरी की भी क्षरण हुआ। वही बात है। केवल ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च कर देती है, धन है, संसाधन है, सत्ता में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। अरे मुलायम सिंह रहते ना, दिखा देते। अभी मुलायम सिंह और लालू यादव स्वस्थ होते ना तो दिखा देते। क्या है, लालू यादव स्वस्थ होते, ममता बनर्जी ने दिखा दिया, पिछली बार। बिल्कुल दिखा दिया। वो ठीक है कि चुनाव हार गई, चुनाव अलग विषय है, लेकिन 15 साल राज किया। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या बंगाल में कुछ छोड़ रखा? अरे लालू, चंद्रशेखर, चरण सिंह, इन सबका नाम कभी कोई भुला पाएगा? ये जमीनी नेता। आज बताइए, कहलाते क्यों है? आज भी चलने वाला ओवैसी को देख लो आप। हैदराबाद की एक छोटी सी पार्टी लेके सीमांचल में, हिमाचल में, पता नहीं कहां कहां, यूपी में भी उपस्थिति तो है, चलना पड़ता है ना, चलना पड़ता है। तो मुलायम सिंह होते तो दिखाते कि कैसे चल के दिखाया जाता है, कैसे कैसे लोगों को किया जाता है। ऐसे थोड़ी मुलायम सिंह पैदा हो गए थे साहब। मुलायम सिंह सजपा से टूट के सपा बनने की भी कहानी है। सजपा टूट के समाजवादी जनता पार्टी से टूट के, जिसके प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे, और सपा बनाया, उसके टूटने की भी कहानी। और टूटने की केवल यही कहानी थी, सजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे और मुलायम सिंह जी उनके प्रदेश अध्यक्ष थे। और क्यों टूटी? इसी वजह से टूटी, मेहनत की वजह से टूटी। मुलायम सिंह जी 9 बजे का मतलब 8:30 बजे आके खड़े हो जाते थे, धोती कुर्ता पहन के अपना ऐसे खड़े हो जाते, 8:30 बजे खड़े हो जाते थे चलने के लिए। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पार्टी इसीलिए बनी कि उनके लोगों ने कहा कि साहब आप तो 8:30 बजे का, 9 बजे की जगह 8:30 बजे तैयार हो जाते हो, आप 4 बजे की जगह पे 3:30 बजे आ जाते हो, आप इतनी मेहनत करते हो। जब आप इतनी मेहनत करते हो और दूसरे के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो आप अपनी पार्टी बनाओ। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि अरे बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। तो उनके लोगों ने कहा कि बहुत पैसा लगता है तो ये घड़ी गिरवी रख देंगे, ये सोना चांदी गिरवी रख देंगे, पैसा हम अपने घर से, तिजोरी से निकाल के देंगे, जो भी होगा अपनी बीवी का गहना रख देंगे। आप पार्टी खड़ा करो, क्योंकि आप मेहनत करते हो और आप पार्टी खड़ा कर ले जाओगे, और दूसरे की चाकरी कर रहे हो आप नहीं कर। हम लोग आप ही के भरोसे आते हैं और 9:30 बजे बुलाया जाता है, 8:30 बजे आके आप खड़े हो जाते हो। आपके लालच में हम लोग खड़े हो जाते हैं और निकलते हैं 12 बजे, 1 बजे निकलते हैं हम लोग। क्या होगा इससे? पार्टी क्या खड़ी होगी? तो समाजवादी पार्टी इसी भभक में खड़ी हुई थी। धरती पुत्र इसीलिए उनको कहा जाता है। अंत करते हैं एक छोटी सी बात कह के कि गोविंदा जैसा एक्टर शायद इस देश में कुछ हुआ हो।
आप हंसवा लीजिए, हंसाना सबसे कठिन काम है, हंसा लीजिए, कॉमेडी टाइमिंग लीजिए, रुला लीजिए, कैसा भी रोल दे दीजिए। लेकिन गोविंदा के संग एक ही समस्या थी, 7 बजे सुबह की शिफ्ट में वो 4 बजे शाम को आते थे। अच्छा, ठीक है। अब जब 7 बजे की शिफ्ट से 4 बजे आएंगे, तो जैसे हमारे पास ये कैमरा लगा है, एक कैमरा मैन है, एक हमारा इंतजार कर रहा होगा, एडिटर इंतजार कर रहा होगा, एक रील काटने वाला इंतजार कर रहा होगा। हम अगर समय से इसको नहीं करेंगे तो ये जितना पैसा हमारा इस सेटअप में लग रहा है वो तो बेकार हो गया, क्योंकि वो तो 4 बजे आएंगे। अब उसके लिए कहा जाता था कि जब 4 बजे आते थे तो आधे घंटे में काम खत्म कर देते थे, ये उनका टैलेंट था। लेकिन 4 बजे तक का जो मनी लीकेज था वो तो सब गड़बड़ था। अब दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, छोटा प्रकाश मेहरा का स्टूडियो हो या यश चोपड़ा का स्टूडियो हो, अगर 7 बजे की शिफ्ट है तो 6:30 बजे स्टूडियो का दरवाजा फाटक नहीं खुलता था, अमिताभ बच्चन अपनी कार में सो रहे होते थे 6:30 बजे। अच्छा, स्टूडियो के बाहर। अच्छा, समय से आधा घंटा पहले। सर टाइम ना, टाइम, जो आदमी कहता ना अभी समय नहीं है, कुछ दिन बाद आपको पता चलता कि अब तो वास्तव में समय नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अमिताभ बच्चन आज भी कौन बनेगा करोड़पति या कहीं भी आपको दिखाई देते हैं, सेट पर आधा घंटा वो आदमी अपनी जवानी से वयोवृद्ध हो जाने के बावजूद पहुंचता है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कद्र और जमीन से जुड़ना, वो ये नहीं करता था कि मैं पहुंच गया हूं, मैं सुपरस्टार हूं। अरे अमिताभ बच्चन का कोई जोड़ है, मैं सुपरस्टार हूं तो ये हो जाए, नहीं। वो 6:30 बजे आके ऐसे करके वहीं कार में अपनी सो रहा है। उसके बाद लाइट मैन आए, धीमे धीमे फाटक खुला, फिर लगा, फिर सेट बना। अमिताभ बच्चन है। गोविंदा इतने स्पैन के लिए थे, अमिताभ बच्चन का स्पैन ही नहीं खत्म हो रहा है। कहते नहीं किसी चीज को अचीव करना सरल है, उसको सस्टेन रखना कठिन है। तो अमिताभ बच्चन की सस्टेनेबिलिटी देखिए आप कितनी बड़ी है। वो बात बोला है, ग्रंथ थे सर, साबुन से लेके तेल तक सब बेच दे रहे हैं। हाँ, सब बेच दे रहे हैं, सब बेच दे रहे, कमा रहा है वो आदमी। और आपने क्या कहा, समय? समय आपने कहा कि समय नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि अरे अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि हाँ वास्तव में समय नहीं है, अब है ही नहीं। बस इसी बात के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि यही सही समय है इस बात मतंगड़ को आज खत्म करने का। और नेताओं को यह ताकीद है कि चुनाव का मजा हमको किसी आईपीएल की तरह लेने दीजिए। ऐसा मत करिए कि सामने वाला तो जीत ही जाएगा। अरे आइए, लड़िए, जो जीतेगा जो हारेगा देखा जाएगा, लड़िए। तो सर समय वाला एक बार और बता दीजिए। जब तक आप कहते रहेंगे कि अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वास्तव में अब आपके पास समय ही नहीं है। और नितिन नवीन यहाँ पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन पहुंच चुके, बीएल संतोष पहुंच चुके अभी वो दोनों अभी वहीं दिल्ली से देखे हैं। तो संतोष को संतोष नाम से बना रहने दीजिए। आप संतोष में मत बैठिएगा, आपका संतोष हमेशा गायब होना चाहिए। ये विपक्षी के लिए कह रहे हैं। विपक्षी के लिए कह रहा हूं। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब ये हो गया ना, अरे अपना हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट इज द बेस्ट फॉर्मूला ऑफ लाइफ। अगला क्या करना है।